यह जीवन हमें अनमोल उपहार के रूप में केवल एक बार मिला है। इसलिए हमें अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए ऐसे लोगों के साथ संवाद करना चाहिए जिनकी सोच सकारात्मक, प्रेरणादायक और समाज के हित में हो। ऐसे व्यक्तियों की संगति से हमारे विचारों में परिपक्वता आती है, दृष्टिकोण व्यापक होता है और जीवन को सही दिशा मिलती है। जिस प्रकार अच्छी पुस्तकें मनुष्य का मार्गदर्शन करती हैं, उसी प्रकार अच्छे व सच्चे लोगों का साथ हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। उनकी बातें हमें नई प्रेरणा देती हैं, जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस देती हैं और निरंतर सीखने की प्रेरणा जगाती हैं। इसलिए हमें सदैव ऐसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए जो हमारे विचारों को ऊंचा उठाएं, हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दें और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएं। इसी श्रृंखला में हम कुछ ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने लोगों के संघर्षों में अग्रिम हिस्सा लिया। ऐसी ही शख्सियत से आज हम बातचीत करेंगे जिनका नाम है सुरजीत सिंह खैरा। मैं सुरजीत सिंह खैरा अमृतसर पंजाब के 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव जिसका नाम है कोट खैरा, वहाँ पर मैं जन्मपल हूँ। मैं आपको बचपन से कुछ ऐसे तथ्य बता रहा हूँ कि मैं ये मार्क्सवादी विचारधारा से कैसे जुड़ा। बच्चा जब जन्म लेता है तब उसके जन्म होते ही धर्म का पट्टा गल में डाल दिया जाता है। वैसे उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसके बाद में होता है। उसके बाद उसके कोमल दिमाग में जो लिखा जाता है वही उसकी ज़िंदगी में काम आता है। जैसे मैं आपको 2-3 घटना बताता हूँ कि मेरा जन्म 1942 का है, तो पाकिस्तान 1947 में बना था। जब 1947 में बना तो उस वजह की एक घटना बताता हूँ कि मेरे फादर बिल्कुल अनपढ़ थे, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि मार्क्सवाद क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ थे। 1947 में जब उधर से बंदे इधर आए और इधर से उधर चल गए, हमारे गांव में 50% मुसलमान थे जो खाली करके चले गए। तो हम 5-6 साल के थे तब, तो खाली घरों में जा जा के हम लोग देखते थे। मुझे एक दुकान में गया, मैं खाली थी, तो वहाँ रंग के डब्बे पड़े हुए थे, सुंदर, बहुत बढ़िया। मुझे वो डब्बा बड़ा पसंद था। मैं क्या किया, 3 शेल्फ के ऊपर पाया रख के बड़ी मुश्किल से वो डब्बा ऊपर से उतार लिया। उतार के हम घर ले आया। जैसे ही मैं अपने घर की डेड़ी में अंदर पैर रखा तो सामने मेरे फादर खड़े थे। आंगन काफ़ी लंबा था। मैंने वो पीछे छुपा लिया। मुझे नज़दीक आगे पूछना क्या है, मैं कहा कुछ नहीं। कोई कहता जब पीछे क्या छुपा रखा है, मैं कहा कुछ नहीं। कहता बताओ तो सही है क्या। मैंने बताया कि ये डिब्बा है। कहते कहाँ से लाए हो। मैंने कहा मैं वो जलाया वेड़े तो लेके आया। कहते वहीं रख के आ। मैं कहा मैं नहीं रखना, मैं तो बड़ा मुझे अच्छा लगता, मैं नहीं रखूँगा ये। उसने आओ देखना ताओ खींच के मेरे थप्पड़ मार दिए जोर से। और इतना प्यार करते थे मुझे कि वो थप्पड़ मारते ही मैं तो हक्का बक्का रह गया। छोटा बच्चा था, रोने लग गया। अब मैं वहाँ रखने के लिए जा रहा, कहता रख के आओ, और वो जो सामान पड़ा जैसे गुरुद्वारे में ला के रखते हैं ना, ऐसे ला के रखो, गुरुद्वारे में रखो। इस डब्बे पे हमारा हक नहीं है। ये बताओ कि ये जिनका ये डब्बा है वो कहाँ गए, वो क्यों छोड़ गए यहाँ से। मुझे नहीं उस वक्त दिमाग में आया कुछ भी क्या कह रहे हैं ये, कि इसका मतलब क्या है। मैं जाके गया दुकान पे, ऊपर तो क्या रखना, दूर से फेंक दिया मैंने वो दुकान के अंदर। वापस आ गया। एक तो मेरे दिमाग में ये लग गया। मैं इतना गुस्सा था फादर का कि 7 दिन तक मैं अपने फादर से बोला ही नहीं। माँ मेरी ने बड़ा समझाया, रात को मुझे बुखार हो गया, उसने बहुत समझाया कि उसने तेरे प्यार में मारा, ये मारा, वो मारा। 7 दिन तक नहीं मैं बोला, इतनी नफरत थी। उसके बाद जब उधर से पाकिस्तान आए थे लोग, तो वो सारे खाली होके आए थे, ना उनके पास कोई पैसा तेला कुछ नहीं था। एक पास में जंडियाला गुरु कस्बा है, तो वहाँ से एक बंदा आता था, वो हमारे घर गेहूँ ले, हमारी 6-7 किले ज़मीन थी, अच्छी थी, गेहूँ गाँव ठीक हो जाती थी, तो गेहूँ ले जाना और पिछले पैसे दे जाना, तो आगे से और ले जाना। दूसरे बार जब आया तो उसने पैसे देने शुरू किए पीछे तौर पे। तो वो मेरे फादर कहते पैसे तो तुम दे गए थे। वो कहता पैसे तो मैं दे के तो नहीं गया,
कहते नहीं नहीं तुम दे गए थे, मैं पास खड़ा सुन रहा था। तो वो ऐसे अजीब सी बात करके, अच्छा मुझे तो याद नहीं, वो लेके चला गया। हमारी माँ ने जब पूछा कि आपने झूठ क्यों बोला कि वो पैसे दे गए, पैसे तो दे के नहीं गया। कहता बेचारे गरीब आदमी हैं, दे के आए हैं, हमारे पास है, हम इतना तो कर ही सकते हैं उनकी मदद। फिर क्या हो गया, वो रेट भी उनको दूसरा लगा देते थे। एक मेरी दिमाग में ये भी आ गई सोच कि ऐसे भी किया जा सकता है कि किसी को मोबिलाइज करने के लिए। तो ऐसे जब मैं बड़ा हुआ, 9वीं 10वीं में आ गया, तो मेरे थोड़ी जो होश आई, तब उस थप्पड़ का मुझे याद आया कि वो थप्पड़ तो बहुत ज़्यादा कीमती था। तब मुझे याद आया, तब मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा वो विचारधारा उधर मेरा भाई बड़ा वाला और ताया मेरा वो कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़ चुके थे। घर में इतना माहौल था कि बस लिटरेचर, ये वो दुनिया भर की किताबें, ये सोवियत देश वगैरह था। उसमें पहले तो मैंने फ़ोटो फाटो देखनी शुरू की, कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक पढ़ी थी किताब मार्क्सवाद क्या है। मैंने 2 पन्ने खोले तो खुश्क बहुत था, वो खुश्क था, मैंने रख दिया वो। फिर उसके बाद और एक भगत सिंह का था, मैं नास्तिक क्यों हाँ, ये मुझे पढ़ना पड़ गया। वो मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये बात तो कुछ और ही है। फिर सोवियत देश क्या और नवा जमाना अखबार आता था, वो पढ़ा। एक प्रीत लड़ी आती थी, गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी का था, जानते होगे आप। वो उसमें प्रीत लड़ी थी, वो शब्द थी नवतेज के और कामरेड जगजीत सिंह आनंद के लेख छापते थे। और एक उनकी वाइफ का क्या नाम था, भूल गया मैं। तो वो देखते देखते मेरे फिर असर हो गया। और इतने उस वक्त माहौल था कि नारे लग रहे थे हमारे घर में, पोस्टर पड़े हुए, मेरे पे दिमाग पे असर हो गया। तो मुझे ऐसे में आने लगा कि इनकलाब जो है दरवाजे पे खड़ा है, सिर्फ जाके तेल चोने की बात है, वो आया के आया। आज तक नहीं आया। पर इनकलाब देखते ही देखते मेरी सारी उम्र बीत गई। उसके बाद रेलवे की नौकरी लग गई। उसमें भी मेरे 2 कल बताया था, जो वो बता दूँ आपको क्या। वो ऐसे था कि कम्युनिस्टों को नौकरी नहीं देते थे। मुझे रेलवे में वो जैसे गेहूँ लेके जाते थे, वही मेरा फार्म भरवाने आ गया कि इसको ना मैं नौकरी रेलवे की निकलिया दिलवानी है। सारे घर देखा कि नहीं, रेलवे को रेलवाई कहते थे उस वक्त। हमने क्या भर दो, देखा जाएगा इसको नौकरी कहाँ मिलती है। उसने कहा मैं अपने लड़के के भी भरवा रहा हूँ फार्म। उसने अपने लड़के का भी भरवाया, मेरा भी भरवाया, उसका लड़का रह गया, मैं पास हो गया। तो नौकरी के उस वक्त पुलिस वेरिफिकेशन होनी थी। वो पुलिस वेरिफिकेशन हमारे गांव में आए, आज जैसे पूछे वो कहे थे कम्युनिस्ट फैमिली है, तो कम्युनिस्टों को नौकरी नहीं देते थे। वो 2-3 बार हो गए, चला गया। उसके बाद पता चला मुझे कि ऐसे ऐसे हो गया। हमारे ताऊ के बेटे का कोई रिश्तेदार था, वो थानेदार लगा हुआ था। वो हमने उनको मिला कि ऐसे ऐसे है। वो कहता कोई नहीं, तुम लोग परसों आ जाना, मैं पता करता हूँ। परसों गए उसके पास, वो कहता नहीं जी मुझे नौकरी अपनी करनी है, तुम्हारी तो कम्युनिस्ट फैमिली है, मैं नहीं कुछ कर सकता। फिर दोबारा फिर किसी ने बता दिया कि उससे मिल लो, मुंशी से मिल लो। मुंशी से मिलकर सारा कुछ हो गया। जब मुंशी कहता जाओ एक पेन लेके आओ, बढ़िया था। मैं बाज़ार में पेन लेने चल गया। पेन लेके जब मैं आया तो उसने लिखा, उस कहता कि ये कौन सा गांव। मैंने कहा जी कोट खैरा। उसने वो रजिस्टर खोला, कहता है एक अमराव सिंह कौन है, क्या लगता है। मैं उस पर घबरा गया, ये तो मेरा भाई है। मैं कहता है ये आर्मी से निकाला हुआ एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में इसके पास लिटरेचर पकड़ा गया था कम्युनिस्ट पार्टी का। मेरे दिमाग में एकदम आ गया। मैं कहा है मेरे गांव का ही है, वो मैं नहीं उसको जानता। उस वक्त तो उसने ये नहीं देखा कि मेरा फादर नेम ही वही है, तो उसके फादर का नाम भी वही है, क्योंकि मेरी फाइल अलग पड़ी थी, वो तो रजिस्टर में देख रहा था, तो उसको पता ना चला वो। तो उसने लिख दिया। वो कहता तुम्हें कभी जेल तो नहीं काटी। मैं हाँ जेल क्या, मैं तो बड़ी मुश्किल से थाने पहुंच पाया हूँ। कहता जाते हुए मुझे कहता कि मिठाई खिलाना। मैं हाँ तो मैं 2 डब्बे खिलाऊंगा, मुझे जाने दो। 5 रुपये मेरे पास से, 2 रुपये का पेन आ गया, 3 रुपये का मैं खाना खा लेता हूँ। और सामने जीटी रोड के वो ढाबे थे। मैं जहाँ खाने लग गया ना, तो इसको जो पता चल गया तो कहीं बंदा भेज के मुझे वापस ना बुलवा ले। मैं कहीं दूर जाके रोटी खाई। तो ऐसे करते करते उसके बाद नौकरी होगी। नौकरी में भी जाके
ट्रेड यूनियन के चक्कर में पड़ गए। करते करते यूपी में कानपुर चल गए, वहाँ हड़ताल थी। हड़ताल में भी एक दफ़ा हो गया कि चलो ग्रुप बना के हम गिरफ्तारियाँ देंगे। एक ग्रुप हमारा पकड़ा गया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि हम उनकी मुलाकात ही करते रह गए। फिर आगे 80 में यहाँ आ गए। यहाँ आकर ये कामरेड कुलवंत सिंह के दर्शन हो गए। इनकी बातें सुनकर ऐसे लग रहा था कि बस मज़ा ही आ जाता था। इनका लेक्चर सुन के लोग दोपहर को रोटी खाना भूल जाते थे, ऐसा लेक्चर इनका होता था। फिर करते कराते फिर वो कहाँ तो कम्युनिस्ट होने के नाते मेरी नौकरी जारी थी, और यहाँ आकर कम्युनिस्ट होने के नाते मेरी नौकरी बच गई। अब आप पूछोगे ये कैसे हो गया। उस वक्त जब आतंकवाद चल रहा था तो आतंकवाद में जितने सिख अंदर वर्कशॉप थे सबकी लिस्टें बढ़ गई कि ये आतंकवादियाँ सारे। मेरा इल्ज़ाम ये लगा कि इनके घर में रोज़ रात को मीटिंगें होती हैं। मीटिंगें होती थी, मेरे पास लड़के आते थे नए नए, उस पर विचारधारा मार्क्सवादी जो थे, बबली जानता वो कौन कौन से थे, वो सारे आके लड़के बातें करते रहना। उसके बाद वो एक था बंगाली इंटेलिजेंस का था, उसका नाम दास। वो कहता भी नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब के कम्युनिस्टों को तो आतंकवादी मार रहे हैं। ये इसके घर तो एक नया ज़माना अखबार आता है वो कम्युनिस्टों का, एक और भी मैगजीन आता है वो कम्युनिस्टों का। उस चक्कर में कम्युनिस्ट होने के नाते मैं भरी हो गया। तो ये मेरी कहानी ऐसी, मैं जुड़ गया उसमें। अब मैं 2 रुबाइयाँ लिखी हैं छोटी छोटी, वो आपको सुनाता हूँ। एक तो रुबाई है कि जैसे ऊपर मोदी जी साहब कर रहे हैं, वो खुद कुछ नहीं करते, नीचे वालों को करते। नीचे वाले उनकी शह पे नीचे वालों को सारा कुछ रगड़ते हैं, दबाते हैं, मजदूर किसान को। तो वो उस पर विचार मैंने लिखी हैं कि सूरजां दी शह पंजाबी च है, समझ लोगे ना। सूरजां दी शह ते धुप्पां छावां नूं खा गईयां, सूरजां दी शह ते धुप्पां छावां नूं खा गईयां। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੰਡਾਵਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲੂਗਾ ਤਕਦੀਰ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਈਆਂ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ। ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਤਕਦੀਰ ਹੀ ਬਦਲੀ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ, जबकि हुण मंजिलां ही राहां विच कंडे खिलार गईयां। एक तो ये आ, एक दूसरी है कि इत्थे बाबियां लई स्वर्ग है ते लीडर माला माल, जो अजकल चल रहा। बाबे वेख ही रहो, बाबियां लई स्वर्ग है ते लीडर माला माल, किसान रस्से चुमदे ते लोकी जीण लारियां नाल। कौन इत्थे खा गया साडे हिस्से दी आज़ादी, कौन इत्थे खा गया साडे हिस्से दी आज़ादी। असी गूंगे बोले होए रहे तो तकते रहे बर्बादी, बोले नहीं। असी अपने दुश्मन बन गए तो हुण किस ते लाइए तोहमतां। सी सोच बदलनी चाहिए, असी बदलते रहे हुकूमतां। असी हाँ किसी मसीहे की उड़ीक विच चौराहे ते खड़े लोग। आज हम कॉमरेड सुरजीत सिंह खैरा के साथ हैं, जो रेलवे वर्कशॉप से ऑफिसर रैंक पर रिटायर हुए हैं, और इनका एक लंबा इतिहास रहा है AITUC में स्ट्रगल का। और आप बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं जी। तो और आज का जैसा माहौल है उसके चलते मैं ये जानना चाहती हूँ कि पंजाब में जब उग्रवाद का दौर था, इससे पहले वो कौन सा टाइम था, और क्या वो कंडीशंस होती हैं जिसमें कोई भी कम्युनिटी का जो नौजवान है वो टेररिज्म की तरफ बढ़ता है। ऐसा है कि जब ये शुरू हुआ था तो एक जो जवानी होती है ना, ये वही माने जाता है कच्ची स्लेट की तरफ होती है। उसको मतलब इम्प्रेस करना या उसको मोटिवेट करना बड़ा आसान होता है। एक तो ये धर्म है ना, जो सबसे खतरनाक, जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये अफीम है। धर्म एक अफीम है, जो लग जाए तो छूटती नहीं है। तो धर्म की आड़ में बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। शुरुआत तो कांग्रेस ने किया था कि भिंडरांवाले को आगे करने के लिए, क्योंकि अकाली जो थे वो आगे थे, तो अकालियों को डाउन करने के लिए कांग्रेस ने भिंडरांवाले को आगे किया था। लेकिन आगे करने के बाद
शुरुआत जो थी वो बहुत अच्छी थी। वैसे शुरुआत ये हुई थी कि जैसे ये दहेज प्रथा, इसको दूर करने के लिए कि 11 बंदे से ज़्यादा बारात नहीं जाएंगे, खाना वाना सादा होएगा और दहेज जो है ये नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आम आदमी जो है नहीं कर पा रहा। उसके बाद बात ये बिगड़ती बिगड़ती ऐसी बिगड़ गई कि लड़कों के ऊपर उनका कंट्रोल ख़त्म होने लगा। गलत आंसर उसमें एंटर कर गए, जो कि फरौतियाँ मांगना शुरू कर दिए। सबसे बड़ी बात है ये, जैसे कह देते हैं कि गवर्नमेंट ने ये अतवाद ख़त्म करवाया, गवर्नमेंट ने ख़त्म नहीं करवाया। अतवाद जो ख़त्म किया था वो लोगों ने ख़त्म करवाया था। लोग जब खड़े हो गए, लोगों इतने मजबूर हो गए, तंग हो गए, फिर तब उन्होंने साथ देना शुरू कर दिया पुलिस का। अब उसमें सबसे ज़्यादा जितनी भी पार्टी थी, कोई नहीं बोल रही थी सिवाय एक कम्युनिस्ट पार्टी ने, जिनका विरोध किया था, और उनको इन्होंने चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। मेरा बड़ा भाई कामरेड दो बार उसको मारने के लिए आए। वो ट्यूबवेल में सो जाते थे जाके, तो जाके उन्होंने ये रोज़ दिन में वो इसकी विरोध करते थे, तो ये बंदूक की बट कई दफ़ा मार के उसको अपनी तरफ से मार के ही चले गए थे, कई दफ़ा बचे हो टेररिस्ट। तो आखिर में एक हमारा जनरल एरिया का सेक्रेटरी था दसंदा सिंह, मालोवाल गांव का था, कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी, उसको मार गए हो। तो पार्टी ने कहा वहाँ हमारा जो सतपाल डांग और बिमला डांग थी, वो हमारे भाई के बड़े कमजोर थी बिमला डांग जो थी, उसने कहा कि आप छोड़ दो जहाँ और चंडीगढ़ में पार्टी ऑफिस में चले जाओ। ये एक दो कहने पर गए नहीं वो। उसके बाद उन्होंने बड़ा डांट के कहा कि तेरी फ़ोटो लगानी है ना, सोचता कि मरने के बाद शहीद होके लगे, हम तेरी जिंदा की फ़ोटो पार्टी दफ्तर में लगा देंगे, तू चला जा। तब ये चंडीगढ़ आ गए थे, मेरे पास भी फिर आए थे, यहाँ रहे, ये कामरेड कुलवंत से भी बातचीत मिल के गए थे वो। तो उसके बाद जब बात उल्टी हो गई, हमारे घर में हमारा जो भतीजा था वो इस चक्कर में फंस गया। चक्कर में फंस गया क्या, हमारा दो भतीजे थे जो पहले यूपी में ज़मीन ली थी, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ एक भतीजा मेरा दरिया में डूब के मर गया, एक सांप डस के मर गया। फिर इसने वहाँ भी इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का काफ़ी काम शुरू कर दिया था। जो बरेली का एक लीडर था उसका मैं एक दो दफ़ा मैं भी गया, पूर्णपुर तहसील थी, एक दो मीटिंग मैंने भी अटेंड की थी। तो जो छोड़ छाड़ के फिर गांव आ गए। तो वो छोटा था अभी बच्चा, वो बढ़ते बढ़ते वो कॉलेज चला गया, कर गया, उसके बाद वो सुबह में चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पुलिस वाले थे, इनके घरों को मारना शुरू कर दिया आतंकवादियों ने, क्योंकि पुलिस पकड़ती थी उनके बच्चों को, उनके घरों में इन्होंने आतंकवादियों ने मारना। पुलिस वालों ने ये सोचा कि ये हमारे बच्चों को मारते हैं, हम आतंकवादियों के घर वालों को मारना शुरू कर देते हैं। हुआ ये कि उनको ये नीचे वाला कैडर था जो कि इन्होंने हमारे घर में आधी रात को कोई 11 बजे अटैक कर दिया। दीवार फांद के अंदर आए, उसने लड़के का नाम पूछा, वो कहता वो तो कभी आया ही नहीं, वो तो निकल गया था वैसे ही। उन्होंने क्या किया, जैसे ही ब्रश मार के पूरे घर में जितना था सारा छन्नी कर दिया वो। तो भाई को उठा के, पगड़ी भी नहीं बांधने दिए, उठा के बाहर खींच के ले गए। गांव वाले बताते हैं कि इन्होंने जाके नहर पे जाके गोली मार के नहर में फेंक दिया। उस वक्त कोई बताता भी नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ जगाधरी में था, मैं भी गया, जाके भाग दौड़ की, सब थानों में पता किया। तो ये जो थी सतपाल डांग ने पार्टी लेवल पे करके सारा उस पर प्रेशर पाया, क्योंकि इसकी बहुत चलती थी। सतपाल डांग तो एक दफ़ा ऐसा था कि मिनिस्टर भी रहा है ये, तो ऊपर चीफ मिनिस्टर लेवल तक इंक्वायरी होगी। तो आखिर में ये बात हुई कि ये नीचे वाला कैडर जो है उसी की गलती से हुआ, ऊपर वालों को कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। तो एक मैं बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी कविता अपने घर पे लिखी थी। तो उस वक्त मैं लिखा था अपनी भाभी के बारे में कि सिर दे साई नूं पुलिस फड़ लै गई, सूह अजे तक लगी नहीं, मोढे जिस नूं लभदे फिरदे अर्थी अजे पर लभी नहीं। तो आखिर पे वो आतंकवाद जो था, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि घर लड़की देखते थे उसके घर में खाना खाना, उसके घर ज़बरदस्ती शादियाँ भी कर लेनी, ले जाना उठा के। लोग आतंकवादी लोग तंग आके फिर इनका साथ देना छोड़ दिया
और बताना शुरू कर दिया इन्होंने, और लोगों ने ही साथ देने के बाद ये आतंकवाद खत्म हुआ था। तो आपका कहने का मतलब ये है कि एक ही परिवार में से कुछ लोग उसी धारा में बह के एक्सट्रीमिज्म के साथ भी ये जुड़े, ट्रेजेडी हमारे और घर में उसी हुई। परिवार का इंसान उसने जान गंवाई जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे बिल्कुल थे। खिलाफ। और आप आपने खुल के बोलते थे तो वो बस उसके बाद वो ख़त्म हो गए दोनों ही। उसके बाद जो हमारी वो ब्याया हुआ था भतीजा, लड़का एक लड़की भी थी, और जो हमारी बहू थी उसको फिर वही आतंकवादी जो थे जिनका साथी था वो वही आके उसको तंग करना शुरू कर दिया। तब ये वो अपने बच्चे दोनों ले के एक रैया जीटीपुर के गाँव, जीटी रोड पे गांव है, रैया कस्बा है, वहाँ बड़े घटिया से घर में जहाँ चारों तरफ बंद हो जाता था, वहाँ ले के उस बहू ने पढ़ाया लिखाया उनको, मतलब अच्छी शिक्षा दी उनको दोनों को। एक ऑस्ट्रेलिया है अभी ब्याही हुई, तो लड़का कनेडा है पढ़ लिख के गया हुआ, दोनों अच्छे इस वक्त पूरा बढ़िया है। वही हमारा घर जो एक दफ़ा बर्बाद हो गया था दोबारा फिर खड़ा हो गया। मतलब आपको इसमें धर्म के एक्सट्रीमिज्म का क्या रोल लगता है, और दूसरा आपको क्या लगता है कि धर्म के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा ढूंढते हैं तो हम ये देखते हैं कि भिंडरावाला ने जहाँ पहले सोशल बुराइयों के खिलाफ लड़ाई शुरू करी, लेकिन उसके बाद धर्म के ऑर्थोडॉक्स वर्जन को, किसी भी धर्म का हो वो धर्म का इस्तेमाल करके उन्होंने गुमराह कर दिया, जवानी को गुमराह क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो आप इससे हमें क्या संदेश मिलता है, जिस तरह आज के टाइम में जब हम देखते हैं कि एक बार फिर से एक समय ये था जब लोगों ने साथ दिया टेररिज्म ख़त्म करने की तरफ, स्टेट ने भी अपनी तरफ से जो भी किया नहीं किया उसके ऊपर अलग चर्चा है, लेकिन आज फिर से हम ऐसी ताकतों को फन उठाते हुए देखते हैं। ऐसा है, आपके सामने ही एक दूसरा दौर आ रहा है। दूसरा दौर तो आ रहा है, लेकिन 80% लोग अब भी बुद्धिजीवी हो चाहे दूसरे हो जिन्होंने झेला हो, वो अब भी यही चाहते हो, अभी कहते हैं कि खालिस्तान अब दोबारा नहीं आएगा। वो बच्चे जो नीचे जिन्होंने देखा नहीं था अब वो जवान हो गया, वो इस आड़ में कुछ जो लोग हैं वो सिर्फ उनके चक्कर में कर रहे हैं। नई पीढ़ी, आज का नौजवान, आज का नौजवान जिनको पता नहीं है कि वो ट्रेजेडी क्या थी। लोग रात को एक दफ़ा तो मैं मतलब इस वक्त आपके पास बैठा मैं होता भी ना, मैं गांव में चला जाता था छुट्टी में जब जगाधरी से, तो उस वक्त नया नया शुरू हुआ था, तो मेरी आदत थी हमारी ज़मीन के पास नहर है, तो नहर के दौरान हम सैर करने सुबह सुबह पहले भी जाते थे, छुट्टी के बाद भी मैं चला गया। सर्दियों का दिन था, मैंने लोही की बुक्कड़ मार के बाद को चल गया खेतों में, तो खेतों से वापस आ रहा था मैं, तो मैंने दूर से झोला सा देखा, धुंध सी पड़ी हुई थी कि 5-6 बंदे हैं उन्होंने ओढ़ रखे कंबल से, तो वो आ रहे हैं। मैं पता नहीं कौन है, उन्होंने एक ने आवाज़ दूर से मारी कि बाजू खड़ा कर दो। मैं आ गया बाजू पाज कोल जाके पूछना तू है कौन, क्योंकि मैं भूल ही गया कि मैं पंजाब में गया हूँ। और नज़दीक चला गया, एक ने दोबारा कहता बाजू बावा खड़ियाँ कर दिन तो गोली आई आ। मैं बाद में सोच गया हो ये तो आतंकवाद जहाँ, मैंने लोहे की बुक्कड़ फेंक दी तो मैं बाधा कर दी, पार जाके देखा तो वो है शायद पुलिस वाले थे, उन्होंने मुझे आतंकवादी समझ के गोली मार देनी थी। सुबह अखबारों में दे देना था कि ये इसके ICI के संबंध थे, इसके ये थे वो थे। तो मुझे कहता तुम कहाँ घूम रहे थे भाई सुबह सुबह, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा मैं तो हरियाणा से आया, मुझे नहीं पता। कहता है यहाँ घरों में लोग अंदरों से पेशाब नहीं करते, बर्तन में बाल कर सुबह पेशाब बाहर फेंकते हैं, आंगन में नहीं आते, तुम यहाँ बाहर घूम रहे हो। मैं कहा मैंने पता नहीं थी, मैं जाया मैं नहीं हूँ अगे तो होगा। मतलब हमने वो दौर शायद नहीं देखा, और आज भी जहाँ पे ये ट्रेजेडीज़ हैं हम वहाँ से नहीं हैं, क्योंकि तो आपके हिसाब से जो लोकल लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, जिन्हें दूर बैठे नफ़रत करते हैं। हाँ नफरत कर, वैसे ऐसी बात है नहीं जैसे बुलाया जा रहा है कि पंजाब में ये है वो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि तो मेरे पापा की याददाश्त से मैं जो समझ सकती हूँ कि वो बताया करते थे कि बेटा हम उस दौर में जब थे तो हर पगड़ी वाले को हर इंसान देखता था शक की नज़र से। कुछ सोचना पड़ेगा दोबारा। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, उस दौर में जो बहुत बड़े बड़े आतंकवादी थे
वो भी अब मुख्यधारा में आ चुके हैं और खुल के खिलाफ बोल रहे हैं। एक रणजीत सिंह कुक्की गिल है, शायद आपने नहीं जानता, दिल्ली में वो एक को मारा था, क्या नाम था उसका, नाम नहीं याद, बड़ा मशहूर नेता था जब 84 के दंगों में, उसको उसने मारा था। तो उसकी लड़की जो थी अवंता मंता लड़की, उसको मिलने आई थी लुधियाना में, वो जेल भी उसने भुगती थी। तब उसने कहा कि तुमने क्यों मारा था, उसने कहा कि हमने उसको नहीं मारा था, उसकी विचारधारा को मारा था। तो अब वो अब कहता कि ये कभी नहीं आ सकता, खालिस्तान नहीं कभी बन सकता। आपने 84 के दंगों की बात करी है, तो उस समय पे दंगे हुए, एक तरीके से एक नफ़रत का माहौल था जब क्या कहते हैं, 2 सिखों ने जो अटैक किया इंदिरा गांधी के ऊपर, उसके बदले में बाकी सिखों के ऊपर कम्युनिटी ने, सोसाइटी ने अटैक किया। लेकिन मैं एक सेकंड पूरा करूं, बीच में मैं टोक रहा हूं आपको। वो जो हुआ था ना वो भी गलत था। ये सिख धर्म जो है ना, ये कोई सिख धर्म ऐसा नहीं है, ये ना तो निहत्थे से वार करता, ना औरत से वार करता, ना किसी से वार करता। विश्वासघात हुआ था, तो बॉडी गार्ड एक छोटी चीज़ नहीं होती, उस पर विश्वास किया होता है। इंदिरा गांधी को कुछ दिन पहले कहा गया था कि इनको हटा दो, वो कहती नहीं मुझे सिखों पे भरोसा है, वो भरोसा तोड़ा गया था। बिल्कुल, टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो वो अपने आप में निंदनीय और बुरा है। लड़का अब पंजाब में मिनिस्टर एमपी बना दिया। लेकिन मेरा सवाल जो यहाँ पे था, नो डाउट कि वो बिल्कुल बेकार एक्ट था और निंदनीय भी था, लेकिन जो सोसाइटी बदला लेने की भावना से जो बहुत दंगे हो जाते हैं, क्या वो हमें सचमुच में कोई बदला ले पाते हैं हम, या एक तरीके से अपना नुकसान करते हैं, या बदले की भावना सही है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आज भी पनप रही है। अभी पिछले ही दिनों जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, अभी 3-4 दिन भी नहीं गुजरे हैं, तो उस पे बदले की भावना है लोगों के अंदर। एक तो ये जब चलाया गया है ना, हमारी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, नफरत जहाँ से शुरू होती है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई, हिंदू सिख, ये इतनी बढ़ा आगे करते, मीडिया, पूरा मीडिया उनके कंट्रोल में है, प्रिंट मीडिया उनके कंट्रोल में है, तो लोगों के पास आवाज़ वही जा रही है जो रोज़ दिन रात बोलते रहते हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि लेकिन जो यूथ है वो इस बात से कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाता है कि हमें ये करना चाहिए। बंद कमरों में बैठे हुए लोग ये बात करते हैं कि हमें वॉर छेड़ देना चाहिए, और यूथ को बहुत लगता है कि ये बहुत सही बात है। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से हमें ये क्या बताना चाहेंगे कि ये भावना सही है या नहीं है, या हमें किस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल करने की ज़रूरत है? अगर ये सही नहीं है तो क्या और सॉल्यूशन है? ये जो हम सोच रहे हैं ना कि वार युद्ध कर देते हैं, एक कह रहा था बदला, अमेरिका कह रहा था कि पाकिस्तान को ठोक दो, ये कर दो, कहना आसान है। जंग जो है, आर्थिक जो पोजीशन हो जाती है ना खराब, बहुत कई सालों तक नहीं सुधरती वो। कहना तो आसान है जंग छेड़ दो, जंग छेड़ के आम जनता को परेशानी होती है, चाहे इधर के है चाहे उधर के है, मरता इंसान ही है। तो ये जो इन्होंने किया है ना, जो पानी बंद किया है, यही एक इतना बड़ा हथियार है कि ये बहुत महंगा पड़ जाएगा पाकिस्तान के लिए। मतलब डिप्लोमेसी ही रास्ता है? हाँ, यही रास्ता या है। बातचीत का रास्ता तो सबसे बढ़िया है, पर उसको मानता कौन है भाई? वो पाकिस्तान अब कह रहा है कि हम शिमला समझौता रद्द कर देते हैं। तो शिमला समझौता में तो 92,000 कैदी जो हमने छोड़ दिए थे उसी चक्कर में, तो करो वापस, फिर वो वापस करोगे, फिर वो तो मर गए कहीं उसमें। बहुत पाकिस्तान तो देखो हमेशा से ही रिलीजन के बेसिस पे ही बना है, और उसने अपने देश का पतन भी किया है। लेकिन हमने जो सेम रास्ता अपना लिया है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है खतरनाक है। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से आपकी उन दिनों की या टेररिज्म की दौर की किस तरह की यादें हैं? मेरी ये तो बहुत यादें हैं, मैं तो झेला भी बहुत है। अब मेरा लड़का जो था ये था क्लीन शेव था, मुझे उन्होंने, अब घर वालों ने कह दिया कि इसको यहाँ लेके नहीं आना, तो कितने साल मैं उसको वहाँ अपने घर नहीं लेके गया। तो पंजाब में जो कुछ हुआ उसके पास क्या है ऑफ़र करने को जो आज दुनिया देख रही है? क्योंकि ये दहशत का दौर शायद हमारे देश तक नहीं
बल्कि दुनिया में फैल रहा है। और ये इकोनॉमिक स्थिति से कहीं रिलेटेड है क्या, या किसी मूल सवाल को छुपाने के लिए है क्या? या मेरा मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टेट जहाँ पे जिन सवालों पे यूथ को फेल करती है, उन सवालों का फ़ायदा उठाकर ऐसे ग्रुप अपने वर्चस्व बनाते हैं या लोगों में अपनी पैठ बनाते हैं। की उसी की लड़ाई है बस। ये देखते हैं कि ये लोग जो है ना, प्रभाव कौन सा कबूल करते हैं, तो वही बात करेंगे वो। अब आप कहते हैं आतंकवाद की, मैं एक बताता हूँ अपने घर की, कि मेरा भतीजा था, वो एक जगह उसको मेरी भाभी ने कह दिया था कि इसको कमांडर ना बना दो, पर बना दिया था। तो वो एक जगह मुकाबला हो रहा था, एक तरफ ये था गोलियां चला रहे थे, तो एक तरफ पुलिस वाले थे। बाद में पता चला जब बचा गया खुदों, इसी का सहारा ही था, दूसरा पुलिस की तरफ से गोलियां चला रहा था, ये उधर चला रहा था। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने ही भाइयों से लड़ रहे हैं। अपने भाइयों से लड़ रहे थे, सारा बहनाई दोनों आपस में गोलियां चला रहे थे एक दूसरे को मारने के लिए। पता दोनों को नहीं था कि वो उधर है, ये इधर है। ये देख लो। और आपका इसमें क्या कहना है कि जिस तरह स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने की भी शायद कोशिश करती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी देखा है कि जिस तरह जो किसान आंदोलन हुआ, उसको कुचलने का मैक्सिमम यही था कि खालिस्तानी है। बहुत कुछ कहा गया, कोई कहे कम्युनिस्ट हैं, कोई कहे खालिस्तानी हैं, कोई कहे आतंकवादी हैं, कोई कहे ये परजीवी हैं, कोई कहा गया है। तो वही अब देखो, यूनिटी ख़त्म हो गई, तो ख़त्म हो गया था। लेकिन यूनिटी से शायद हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट ने ये चीज़ सिद्ध करी है। लेकिन अब तो यूनिटी रही नहीं है उस पर पता नहीं किस तरीके से, लेकिन काम करने की ज़रूरत है। एक भाई वीर सिंह था, राइटर था ना, भाई मोहन सिंह, उसने कहा था, पार्टी कीर्त गुलामी करती, जुड़ी जिते संसार हो यार। पार्टी कीर्त, मजदूर किसान अगर पाट जाएंगे आपस में तो गुलामी करेंगे, जुड़ के रहेंगे तो दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं। पर जीतने के बाद इतने हो गए, कोई इलेक्शन लड़ने चल गया, कोई कुछ हो गया, कोई विरोधी हो गया आपस में, अब वो इकट्ठा हो नहीं सकते दोबारा। ये जो है कॉरपोरेट को कब्जा दिलाने चाहते हैं ज़मीनों का, दिला के रहेंगे। वही अडानी के सैलो जो बनाए थे वो मना कर रहे थे, वही अब शुरू हो गए दोबारा। उस समय की कुछ ऐसी यादें कि किन लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ स्ट्रगल किया, क्या उनके शहादतें थी या कुछ आपकी यादों में जो हो? सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी, बहुत सारे कम्युनिस्ट मारे गए, बहुत सारे, काफ़ी कम्युनिस्ट मारे गए। जहाँ वो लोग जिनके घर में वो आते थे ना, रात रहते थे, तो वो बताते नहीं थे पुलिस को, उसको मार देते थे।